नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के बारे में अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज के शहर हैं गाज़ीपुर, अलीगढ़ और आगरा। थोड़ा गाज़ीपुर, 80 के दशक का अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उसके बाद आगरा। इन शहरों के बारे में हमसे बात कर रही हैं उर्दू की जानी-मानी लेखिका और उर्दू की प्रोफ़ेसर डॉक्टर नसरीन बेगम। नसरीन जी 3 दशकों से ज़्यादा समय से अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। वे गाज़ीपुर उनकी पैदाइश है और लंबे समय से आगरा में रह रही हैं। उनका हायर एजुकेशन अलीगढ़ से है। इन 3 शहरों के बारे में उन्होंने हमसे बात की है। आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अपनी जाए पैदाइश होती है, जहाँ पैदा होता है इंसान, वो कभी भी उस जगह को, उस सरज़मीन को, वहाँ की मिट्टी की सोंधी खुशबू को कभी भुला नहीं पाता है। चाहे वो फिर उसके बाद तालीम के सिलसिले में या मुलाज़मत के सिलसिले में उसे कहीं दूसरे शहर में यकीनन जाना पड़ता है। तो पहली बात, हमारा वतन गाज़ीपुर है और गाज़ीपुर अगर हम उस तरह से देखें तो तारीख़ी शहर है। वहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ पे बहुत खूबसूरत इमारत है और हम लोग अब जब जाते हैं तो वहाँ देखने के लिए जाते हैं। मकबरा है वहाँ। मकबरा है वहाँ पर, अफ़ीम की फैक्ट्री है, ओपियम फैक्ट्री है, उससे भी मशहूर है। और अगर हम थोड़ा और किसी शख़्सियत की बात करें तो राही मासूम रज़ा का वतन है। तो और राही मासूम रज़ा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा अपने आप में एक अज़ीम शख़्सियत के मालिक हैं। वही घर आंगन हमारा भी रहा, 80 के दशक की बात है। तो जब वो बॉम्बे जा चुके थे, मगर उनकी बहनें वहाँ वहीं रहा करती थीं और इत्तेफ़ाक से उस वक़्त जो डॉक्टर राही मासूम रज़ा का जो घर है, जिसको बशीर मंज़िल, उनके वालिद जो है बहुत मशहूर वकील थे गाज़ीपुर के, तो बशीर मंज़िल के नाम से वो जगह, वो घर जाना जाता है। तो हम लोग उस ज़माने में 80 के दशक की बात है, उसमें हर क्लास की लड़कियाँ हुआ करती थीं। जैसे हम 5th में पढ़ रहे हैं या 6th में पढ़ रहे हैं, तो उसमें 10th की भी लड़कियाँ हैं, 12th की भी लड़कियाँ हैं, तो तकरीबन 25 लड़कियाँ हम लोग हुआ करते थे। और राही मासूम रज़ा की जो एक बहन, जिनको हम लोग मुन्नी ख़ाला, पूरा शहर ही उनको मुन्नी ख़ाला कहता है, तो अब तो वो दुनिया में नहीं रहीं। बड़े तरह-तरह के खेल हुआ करते थे और हम लोग खेलते थे, 25-30 लड़कियाँ इकट्ठा होके। उसी आँगन में ही की ही सारी लड़कियाँ होती थीं। दरवाज़े खुले होते थे, दरवाज़े अंदर दरवाज़े हुआ करते थे, तो लड़कियाँ इकट्ठा हो जाती थीं। तो जो माहौल वहाँ मिला, वो यकीनन हमें आगे बढ़ने में उस माहौल ने बहुत मदद किया। और कहा जाए कि एक जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, जो खुद एतमादी पैदा हुई, वो वहीं से हुई। दूसरी बात, उस ज़माने में जब हम लोगों की छुट्टियाँ हो जाती थीं, जून के महीने में, तो हम तमाम लड़कियाँ इकट्ठा होते थे एक हॉल में, उसी बशीर मंज़िल में, और मुन्नी ख़ाला आधा गाँव नॉवेल राही मासूम रज़ा का वो पढ़ के सुनाती थीं हम लोगों को। तो उस वक़्त का जो वो मंज़र है, वो जो वो कमरा, वो लड़कियाँ और ख़ामोश हम लोग, जैसे होता था कि आवाज़ बस कानों तक आ रही है और हम लोग सुन रहे हैं, वो मंज़र मुझे आज भी याद है। तो बाद में जब उस वक़्त तो नहीं समझ पाए कि आधा गाँव क्या है, नॉवेल क्या है, कुछ समझ नहीं पाए। मगर आज जब गाज़ीपुर छोड़कर अलीगढ़ आए, तो अब ये तो मैंने बताया आपको गाज़ीपुर के बारे में, कि बुनियाद जो पड़ी, तो वहीं से पड़ी, बचपन से। और ये हकीकत है कि बचपन में जो माहौल मिलता है, जिन लोगों का साथ मिलता है, जो सोच एक डेवलप होती है बच्चे की, और वो बच्चा या बच्ची जब बड़े होते चले जाते हैं, तो वो सोच भी अपने आप में फैलती चली जाती है, एक डायरेक्ट सही रास्ते की तरफ। तो अब उसी सोच के साथ ये हुआ कि भई वहाँ की तालीम तो मुकम्मल कर लिया गाज़ीपुर की,
तो अब कहीं बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। आम तौर से यही होता था कि लड़के और लड़कियां, गाज़ीपुर के बहुत सारे लड़के और लड़कियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। तो हमें भी शौक़ था। तो इस तरह से एक अपनी सोच को लेकर, तो हमारे मामू भी अलीगेरियन थे, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, और वो उन लोगों के साथ आले अहमद सरूर, उसलूब अहमद अंसारी और ये तमाम लोग, और राही मासूम रज़ा के बड़े भाई मुनीस रज़ा जो बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, ये सबका एक ग्रुप था पूरा। तो ये लोग, जब मामू हमारे वहाँ से तालीम हासिल करके जब वो लंदन में जाके सेटल हो गए, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे, चूँकि हमारी जो वालदा हैं ख़दीजा बेगम, वो इकलौती बहन थीं, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि जो हमारी बहन के बच्चे हैं वो भी अलीगढ़ में पढ़ें आके। और ये बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात रही कि अलीगढ़ में हमारा दाखिला हो गया। और अलीगढ़ उस ज़माने में, अगर देखें हम अपने ज़माने की बात करें, तो एक टीन का बक्स लेकर हम लोग चलते थे, और वो टीन के बक्स में हॉस्टल में रहने की जो ज़रूरी सामान होते थे, वो हम लोग घर से ही लेके चलते थे। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, एक छोटा-सा भगोना होगा और चाय बनाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें। तो उस टीन के बक्स के साथ हम भी अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ में जो माहौल मिला, ज़ाहिर है कि वो कुछ बहुत ख़ास था। अब थोड़ा-सा हम उस नॉवल के बारे में पहले बता दें कि जो आधा गाँव नॉवल है, चूँकि बचपन में उस नॉवल को सुना था मुन्नी खाला से, और जो राही मासूम रज़ा ने का एक कसीदा है, कसीदा दरमदा गाज़ीपुर, यानी गाज़ीपुर से उनको किस कदर मोहब्बत थी। अगर आप चंद अशार कहें तो मैं सुना दूँ। ऐ मेरे शहर, गुलाबों के वतन मेरे चमन, तेरी तकदीर वही मारिफत दारो रसन, तेरे दरवाज़े उन आँखों की तरह पजमुर्दा, जिनकी पलकों पे चमकती नहीं सूरज की किरण, नीम के साए में बैठी हुई तलख़िए हयात, लालटेनों के बयाबां में महकते आंगन, सुबह हर घर से निकलती है तमन्ना की तरह, शाम के हिस्से में अब भी वही दिन भर की थकन, लोग कहते हैं कि अतराफ़ में आई है बहार, अब बदलना ही पड़ेगा हमें अंदाज़े सुखन, दिल की मानिंद कुशादा रहे हमारे आंगन, हम भी हैं राह में ए काफ़िले बूए समन, कैसी बस्ती है मेरा शहर बताऊं कैसे, मौत की फ़िक्र है उसको न जीने का लगन, कोई पंजुम की दुकान है तो सुरों का मक्तल, ख़त्म होता ही नहीं खांसने वालों का ये बन, यूं तो हम लोग उसे फल की दुकान कहते हैं, रूखे अंगूर पे देखी है मगर हमने शिकन। तो अब ये पंजुम का जो नाम लिया, एक बड़ी ख़ासियत थी। हमने इस मज़मून में लिखा, एक मज़मून मैंने लिखा यादों के झरोखे से, तो उसमें मैंने ये लिखा है, वहाँ की बड़ी ख़ासियत ये थी, अगर आप सुनेंगे तो आपको हँसी आएगी, कि मिसाल के तौर पर किसी का नाम है इरशाद, तो वो इरशाद नाम से नहीं जाना जाएगा, वो नाम जाना जाएगा चुहिया। जैसे इस नज़्म में आपने सुना कि पंजुम, पंजुम की दुकान, तो पंजुम नाम नहीं होगा, इनका नाम रखा गया है। जैसे किसी का नाम सरवर जहाँ है तो वो मशहूर है फुद्दन, बड़ी बहन है उनकी तो उनका नाम है खुटखुट, फुद्दन, खुटखुट, झटकशा, है ना, इस तरह का। तो इस नॉवल में उन्होंने वही उसी कैरेक्टर को उसी तरह से पेश किया है। अब रही बात ज़बान की, तो ये नॉवल पूरी तरह से मुकम्मल और मशहूर इसलिए भी है कि वहीं की गाज़ीपुर की ज़बान में ही लिखा है। अब थोड़ी-सी उसकी मिसाल भी अगर हम चाहें कहें तो दे सकते हैं। का बताई फुफू, कभी हइये बीमार, कभी हउओ बीमार। आ फिर हैया के पास आमे, आसिया बोली एक ठो चच्चा हैं। अब ठो लफ्ज़ तो एक ठो चच्चा हैं, ता सुन रहे कि ऊ बछनिया से ब्याह कर रहे। नौज रब्बन ने नाक पर उंगली रखी, ये बेदार सठिया गए हैं का, ले ऊता ऊ बेचारे अकेले घरवा में का करें। अब बेचारे बुढ़ियाए हैं, बदन और दिल दुखत होइए, हम मजाक न कर रहे हैं भाऊज, सच्चे
ई बियाह होगा तो बिरादरी वाले का कहिए, ता बिरादरी वाले आके उनका बदन दबा दें, उनके खाने पीने का ख्याल रख करें, और ऊ तो हैं उनकी बड़ी फिक्र है, तातू ले जा ले रख लियो वहाँ, तातू उनके ले जाके वहाँ रख लियो, तो रखियो तो ना ही तू। तो इस तरह ये ज़बान है। अब फिर बड़ी कुछ जो कहा जाए कि जो शादी के मौके पर ब्याह गाने हुआ करते थे, वो अब तो बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। जैसे देखें कि औरतें गाना गा रही हैं, आवाज़ आ रही है, बड़ी धूम गजर से आया रे बन्ना, कुम्हार की गली हो आया रे बन्ना, अपनी अम्मा नचाता आया रे बन्ना, बड़ी धूम गजर से आया रे बन्ना, मेहतरी की गली हो आया री बन्ना, अपनी दादी नचाता आया री बन्ना, अपनी दादी नचाता आया री बन्ना, सब लोग कहें मेहतर का जना, बड़ी धूम गजर से आया री बन्ना। तो ये चीज़ें जब हम आज पढ़ते हैं, उस वक़्त भी बचपन में भी इस नॉवेल को सुना, और आज जब पढ़ते हैं तो हकीकत में ऐसा लगता है कि शायद ये ज़बान, इस ज़बान का ही की शीरीनी थी जो जिसने इस नॉवेल को ज़िंदा रखा है। दूसरी बात, अलीगढ़ में आने के बाद तो फिर कुछ अलग ही बात थी। उस वक़्त जब मेरा दाखिला हुआ एमए उर्दू में, तो आप किस्मत देखिए कि वो गोल्डन पीरियड था उस वक़्त का शोबे उर्दू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन सा का। सन? 83, 81, 83 नहीं, 81, 82, 81 में हम आ गए थे। तो वो गोल्डन पीरियड था। जैसे हम बात करें तो उस वक़्त जो हमारी चेयरमैन थीं वो प्रोफ़ेसर सुरैया हुसैन थीं। प्रोफ़ेसर सुरैया हुसैन ने खुद फ्रांस में गारसा दे तासी, जो उर्दू का बहुत बड़ा तारीख़ लिखी है उसने, गारसा दे तासी पर उनका रिसर्च का काम है, पीएचडी उन्होंने किया था वहाँ रहकर। वो उस वक़्त की चेयरमैन थीं जब हमारा दाखिला हुआ था। और बड़े मशहूर नॉवेल निगार हैं, अब थोड़ा-थोड़ा सा हम आपको बताते चलें। काज़ी अब्दुल सत्तार साहब। तो चूँकि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरे 100 साल हो चुके हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं, बल्कि माफ़ करिएगा, शोबे उर्दू को, उर्दू डिपार्टमेंट को। तो उस वक़्त प्रोफ़ेसर काज़ी अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे उस्ताद थे, तो काज़ी साहब के बारे में कौन नहीं जानता। नॉवेल निगार, मशहूर नॉवेल निगार थे और फ़िक्शन निगार थे। उनका पहला अफ़साना जो था अंधा, उसके बाद पहला नॉवेल उनका शिकस्त की आवाज़। फिर अफ़सानों में अगर हम देखें तो पीतल का घंटा, रज़्ज़ोबाजी, मालकंड ठाकुर द्वारा और आँखें हैं। नॉवेल में अगर हम देखें, तारीख़ी नॉवेल उन्होंने कई लिखे हैं। नॉवेल में देखें तो शब गज़ीदा, मज्जू भैया, गुबारे शब, बादल, सलाहुद्दीन अय्यूबी, दारा शिको और गालिब, हज़रत जान और खालिद बिन वलीद, ये सारे उनके तारीख़ी नॉवेल हैं। तो अपने अहद के बहुत मशहूर कहा जाए कि नॉवेल निगार और अफ़साना निगार थे, वो हमारे उस्ताद थे। उनका इंतकाल 2018 में हुआ, तो ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती रही। दूसरे अगर हम देखें तो हमारे जो एक और उस्ताद थे, प्रोफ़ेसर शहरयार साहब। हाँ, तो प्रोफ़ेसर शहरयार साहब की अगर हम बात करें तो बड़े मुख़लिस उस्ताद थे, और शहरयार साहब का जो हम देखें कि शायरी, उनके जो नज़में और ग़ज़लें हैं बहुत सादा हैं, आम, मतलब छोटी-छोटी बहरों में उन्होंने लिखा है, और आम फ़हम है और सादा है, मगर मानी उसमें गहरे हैं। तो 1965 में उनका पहला जो मजमूआ शाया हुआ, इसमें आज़म, उसके बाद सातवां दर, फिर उसके बाद हिज्र के मौसम, फिर ख्वाब का दर बंद है, नींद की किरचें और हासिले सैरे जहाँ, ये सारे उनके उसके शायरी के मजमूए हैं। सबसे बड़ी बात
अगर हम कहें कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरे पुरी को मिला था उर्दू का। उसके बाद शहरयार साहब। शहरयार साहब को मिला। कुर्रतुलैन हैदर पे हम बात करेंगे तो वहाँ आएँगे। तो शहरयार साहब को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसके बाद एक यहाँ आगरे में, अब जब हम आगरे में की बात करेंगे जब, तो फिर हम आपको बताएँगे। तो शहरयार साहब की जो शोहरत, उनको कहा जाए कि जो उमराव जान अदा फ़िल्म है, वो नॉवेल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का और उस पर फ़िल्म बनी है। फ़िल्म तो बड़ी मशहूर हुई। जितनी फ़िल्म मशहूर हुई उससे उससे ज़्यादा ज़्यादा कहीं गाने। उसके नग़्मे मशहूर हुए और वो नग़्मे शहरयार साहब के लिखे हुए नग़्मे, हम लोग जब पूछते थे सर से कि सर ये नग़्मे आपने क्या उस वक़्त लिखे? फ़रमाइश हुई कि उमराव जान के लिए लिखने हैं, तो सर ने कहा कि नहीं, ये हमारी पहली लिखे हुए नग़्मे थे। ये इत्तेफ़ाक है कि वो ऐसे मैच कर गए। तो बहरहाल फ़िल्म गमन, है ना? और सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है? इस शहर में हर शख़्स परेशान सा क्यों है? ये उनकी तमाम शायरी है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़ास रहीं। मैं फिर अगर नाम लूँ अपने दूसरे उस्ताद प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास नक़वी, तो मंज़र अब्बास नक़वी बेहद सादा मिज़ाज थे, बहुत ज़्यादा। बल्कि अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब कोई कैनेडी हॉल में प्रोग्राम होता था, बड़ा प्रोग्राम, तो उसको कंडक्ट किया करते थे मंज़र साहब। मंज़र साहब के बारे में जब मैंने कुछ लिखा भी और पढ़ा भी, तो हमें मालूम ये हुआ कि अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से ही वो वो बोलने में उनका कोई सानी नहीं था। कोई भी डिबेट का मुकाबला हो, वो उसमें जीतते ज़रूर थे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर उनका जुमला कोट कहें, तो वो कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीतना तो हम ही को है। तो जब हम उनको बोलते हुए देखते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाने का अंदाज़ भी उनका अलग था। तो हम यही सोचते थे कि काश कि ऐसा बोलना हमें भी आ जाए। तो कहीं न कहीं अगर उस्ताद को आपने गौर से पढ़ा है, गौर से आपने उनकी शख्सियत को देखा है और उनकी तमाम चीज़ों को फ़ॉलो किया है आपने, तो यकीनन कुछ न कुछ उस्ताद की चीज़ें जो हैं, वो शागिर्द के अंदर आ जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, मगर हाँ, वो चीज़ें जो शौक़ था हमारा, वो कुछ हद तक वो चीज़ें हमारे अंदर आईं। तो ये अलीगढ़ की ही देन है। अलीगढ़ शहर आपके देखे कैसा था मैम? देखिए, शहर की अगर हम बात करें, तो अलीगढ़ क्योंकि शहर, आप लगभग 40-42 साल पुराने हाँ, हम बात कर शहर रहे की हैं। बात कर रही हैं। अलीगढ़ शहर पहले भी अच्छा नहीं था और आज भी अच्छा नहीं है। बल्कि ईमानदारी की बात आपको बताएँ कि कुछ डे स्कॉलर्स पढ़ने आ जाया करती थीं या लड़के या लड़कियाँ, तो हम लोग दूर ही रहा करते थे उनसे। हम जो हॉस्टलर होते थे, हॉस्टल वाले, हम उनकी छत्र-छाया में बिल्कुल नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मकसद कुछ हासिल करना नहीं होता था और नतीजा क्या होता था, 1-2 साल के बाद वो गायब ही हो जाते थे। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो अलीगढ़ शहर, हकीकत है अगर हम यहाँ पर ये बात कहें चिराग तले अंधेरा, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि जितना फ़ायदा अलीगढ़ के शहर के लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उस इदारे से उठाना चाहिए था, कभी उन लोगों ने नहीं उठाया। तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, चिराग तले अंधेरा। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दूर-दराज से लोग आके पढ़ के चले जाते हैं, किसी लायक बनकर चले जाते हैं, मगर शहर बहुत के दूर-दूर लोगों, से, कश्मीर से बहुत लोग आते हाँ, हैं। और यहाँ तक कि एनआरआईज़ भी बहुत, फ़ॉरेन से भी लोग बहुत पढ़ने आते हैं, दूसरे-दूसरे ममालिक से पढ़ने आते हैं। पढ़ाई अच्छी है, सस्ती पढ़ाई है, बशर्ते कि दाखिला मिल जाए। दाखिला भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज भी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि सबको दाखिला मिल जाए। अलीगढ़ में अगर एक बार दाखिला मिल गया, तो हम क्या नाम है, इंटरनल तो हो जाते थे कि हम इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब दूसरे कोर्स में दाखिले के लिए हमें वही सारे मरहले से गुज़रना होता था। ऐसा नहीं है कि एक बार हमें एडमिशन मिल गया, तो हम दूसरे कोर्स में भी हमें एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे कोर्स के जो इम्तहानात होते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, हमें सब कुछ उसी तरह से
करना अच्छा, पड़ता अच्छा। था। मतलब ऐसा नहीं है। उसके बाद जब एमए कंप्लीट कर लिया तो अब एक नाम तो छूट जाएगा तो बड़ी मुझे भी अफ़सोस होगा। उसी ज़माने में क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, अभी मैंने आपसे कहा कि ज्ञानपीठ अवार्ड प्रोफ़ेसर शहरयार साहब को मिला, जो हमारे उस्ताद थे। हमारी दूसरी जो उस्ताद रहीं और वो इत्तेफ़ाक था। अभी भी आज भी हम अगर किसी को बताते हैं कि क़ुर्रतुल-ऐन हैदर हमारी उस्ताद थीं, तो लोग कहते हैं, "अच्छा! अरे सच कह रही हो?" तो हाँ भई, उस ज़माने में वो विज़िटिंग प्रोफ़ेसर थीं 81-82 में। विज़िटिंग प्रोफ़ेसर थीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में और उन्होंने पढ़ाया। वो उनका एक अफ़साना हमारे कोर्स में था एमए में और उनका लिखा हुआ अफ़साना हमारे कोर्स में था, ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे। ये अल्लामा इक़बाल का एक मिसरा है, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। वो इस एक मिसरा जो है ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे, वो उनका अफ़साना था। तो उसी अफ़साने को उन्होंने पढ़ाया जिनका लिखा हुआ, तो हम लोगों के लिए तो ये बड़ी कहा जाए कि हमेशा के लिए एक बड़ी ख़ास बात हो गई, बड़ी अहम बात हो गई। इसके साथ-साथ उन्होंने फ़िल्मों में भी मुकालमे और कहानी मुकालमे लिखे। एक फ़िल्म उनकी है एक मुसाफ़िर एक हसीना। तो उस ज़माने में सीडी प्लेयर का बड़ा नया-नया चला था। तो हम लोग प्रोफ़ेसर सुरैया हुसैन जो हमारी एक तरह से हमदर्द भी थीं, लोकल गार्जियन हमारे जस्ट उनके प्रोफ़ेसर सुरैया हुसैन के घर का नाम फूलबन है, जो मसनवी का एक एक मसनवी है फूलबन। तो उस पर उन्होंने उस नाम को रखा है। ठीक सामने प्रोफ़ेसर अबुल हसन सिद्दीकी का मकान था जो हमारे लोकल गार्जियन थे। तो आमने-सामने होने की वजह से हम हर संडे तो जाते थे ही, अपने लोकल गार्जियन जाने की इजाज़त होती थी। तो हम लोगों की इस तरह से मुलाकात होती। तो वो फ़िल्म एक मुसाफ़िर एक हसीना हम लोग बैठकर सीडी प्लेयर पे उस पे स्क्रीन पे देख रहे थे और एनी आपा बराबर में बैठी हुई थीं, जिनको हम क़ुर्रतुल-ऐन हैदर को लोग एनी आपा से मशहूर हैं। तो बैठकर देख रही थीं और इतने गौर से देख रही थीं, तो जबकि हमें ये मालूम था कि इसके जो मुकालमे आपने आपा ने लिखे हैं, तो उनका इतने गौर से देखना सुरैया आपा से कहती, "सुरैया आपा, नहीं आपा कितने गौर से देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज़ देख रही हैं।" ये उनकी कहा जाए कि एक जो गहरी सोच होती है ना, क्योंकि वो एक अच्छा राइटर जो ज़मीनी चीज़ों को गहराई से उतर कर देखता है और अपनी कलम से लिखता है, ये सतही तौर पर तो नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि उनके साथ हमें रहने का भी मौका मिला। 10-15 रोज़ हम साथ में रहे, फूलबन में, सुरैया आपा के यहाँ। उस ज़माने में जब एमए कर लिया, तो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया। बीएड के बाद बीएड में दाखिला हो गया, तो बीएड करने के लिए इंटरव्यू के लिए हम सुरैया आपा के पास रुके हुए थे, लोकल गार्जियन भी हमारे सामने थे। तो उस ज़माने में रहने का मौका मिला। 84-85 की ये बात है। तो वो एक अलग वो था। अब हम बात करें साजिदा ज़ैदी, ज़ाहिदा ज़ैदी, ऐसे-ऐसे लोग मिले जो कि हकीकत में अगर आज उनके उनके नाम ज़िंदा हैं, उनके काम ज़िंदा हैं। तो हम नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि वाक़ई, वाक़ई तो शायद वो शख्सियतें ऐनी आपा हों, सुरैया आपा भी नहीं रही हैं अब इस दुनिया में। तो इन लोगों ऐसी शख्सियत का दोबारा पैदा होना हम समझते हैं कि नामुमकिन है। हमारे उस्ताद थे प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास नक़वी साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे अपने स्कूल टाइम से ही अच्छे डिबेटर थे। तो वो हमारे सुपरवाइज़र थे एमफ़िल में। बेहद सादा इंसान, बेहद मुख़लिस, बस जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो हमेशा अपने शागिर्द को ये लोग ऐसे थे, हमेशा अपने शागिर्द की हौसला अफ़ज़ाई करते थे कि आप करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ सकती हैं। ख़ैर ये सारा मामला रहा, उसके बाद एमफ़िल में हमारा दाखिला हो गया। ये सारी सोहबतें रहीं, ये सारा माहौल रहा और बड़े-बड़े शानदार प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अली सरदार जाफ़री को देखने का मौका मिला। जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मैं बीएड कर रही थी, तो सरोजनी नायडू हॉल है वहाँ पर, जहाँ लड़कियाँ रहती हैं। उस हॉल में हम रह रहे थे, तो एनुअल फ़ंक्शन जब हुआ और सेल्फ़ कंपोज़ गज़ल का मुकाबला था, इत्तेफ़ाक ऐसा था कि हम भी उसमें मुकाबले में शामिल थे और उस
एनुअल फंक्शन में प्रोफ़ेसर शहरयार साहब थे और अली सरदार जाफ़री साहब थे। तो आप ये सोचिए कि उस मुकाबले में जो हमारी सेल्फ़ कंपोज़ गज़ल थी, तो हमें पहला इनाम मिला था। तो ये गज़ल फिर तो एक आध गज़लें हमारी अलीगढ़ मैगज़ीन में छपीं और फिर वो सिलसिला थोड़ा हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा पाए। उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद एमफ़िल कर रहे थे। एमफ़िल के दौरान ही हमने अप्लाई किया उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज़ कमीशन में और मुझे डर तो था कि अभी तो हमने पीएचडी भी नहीं किया है। अरे! हमें कहाँ मिलेगी नौकरी? मगर वही बात है ना कि जब एक कदम इंसान आगे बढ़ाता है, तो दूसरा अपने आप उठ जाता है। तो बहरहाल हमारे जो सीनियर्स थे, उन लोगों ने किसी खौफ से नहीं भरा क्योंकि उन तमाम लोगों को आगरे की पोस्ट पर नज़र थी, जबकि हमें पता भी नहीं था कि कहाँ-कहाँ की पोस्ट है। तो बहरहाल हम इंटरव्यू देने गए और खुशकिस्मती रही कि हमारा सिलेक्शन हो गया। 1987 फरवरी 1987 में अलीगढ़ से उसी कमरा नंबर 201 से सरोजनी नायडू हॉल से जो हमारे कमीशन के सिलेक्शन लेटर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरोजनी नायडू हॉल कमरा नंबर 201 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसी सिलेक्शन लेटर को लेकर उसी कमरे से हम पहली बार आगरा आए और जो कॉलेज मिला उस कॉलेज का नाम है बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय। तो 10 फरवरी 1987 को बहैसियत लेक्चरर, उर्दू लेक्चरर बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में हमने कदम रखा। ज़ाहिर है जिस खौफ से लोग नहीं आए थे कि हमें या तो अलीगढ़ से आगरा हो या फिर तो हम नहीं जाएँगे। इसका इसका जो राज़ था मुझे बाद में मालूम हुआ, वो सारे हमारे सीनियर्स थे। शायद जो हमने हिम्मत किया, जो हमारे उस्ताद थे प्रोफ़ेसर मंज़र अब्बास नक़वी साहब, उनकी बात को मानते हुए कि आप लोग अप्लाई करिए, बाहर निकलिए, बाहर जाइए, यहाँ जो कुछ आपने सीखा है, इसको वहाँ जाकर करिए और हम लोगों को बुलाइए और आगे बढ़िए। तो बाहर निकल कर कुछ करना बड़ा टफ़ था, बहुत मुश्किल था। आगरा जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बहुत यहाँ की सड़कें हमवार नहीं हैं, यहाँ के पेड़ साएदार नहीं हैं, बहुत मुश्किल जगह है, बहुत बहुत दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों का सामना मुझे हकीकत में करना पड़ा। कुछ दिक्कतें और मतलब पेड़ और सड़कों से अलावा? अ, अब मामला ये है कि जब आगरा आए तो आगरा आकर हम ये नहीं कह सकते थे कि कोई दूसरा हमारा जानने वाला है। बिल्कुल हमारे लिए नया शहर था, अजनबी है। अजनबी शहर और अजनबी शहर था। अब कभी फिर तफ़सील से उसके बारे में बताएँगे आफ्टर रिटायरमेंट। अभी कुछ चीज़ें राज़ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल बहुत सख्त दिनों का सामना करते हुए अपने एक पैर को तो किसी तरह रख लिया, अपॉइंटमेंट हो गया और काम शुरू कर दिया। मैम आगरा पे आप कंटिन्यू करें इससे पहले हुँ, अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी का ही हुँ, मतलब मेरा हुँ, ख्याल है कि हुँ, यूनिवर्सिटी आप बहुत अच्छे से बताएँगी। हुँ। तो पॉलिटिकल माहौल कैसा था यूनिवर्सिटी का? देखिए उस ज़माने में हम अपने ज़माने की अगर बात करें, तो बहुत अच्छा हमने शुरू में ही कहा कि गोल्डन पीरियड था वो। उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं थी। पॉलिटिक्स अगर हम अपने डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स बताएँ, उर्दू डिपार्टमेंट की नहीं, नहीं मतलब ओवरऑल पॉलिटिक्स जनरल। ओवरऑल, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी हमने महसूस नहीं किया। अगर हम उस तरह की पॉलिटिक्स की बात करें, देश की पॉलिटिक्स या मतलब उसका असर कैथा कैसा था कैंपस में? क्योंकि नहीं, नहीं। अभी-अभी जो हाँ, है हाँ, हाँ। वो ये वाली सरकार गई ठीक थी है, ठीक है। नहीं, और इंदिरा नहीं। गांधी दोबारा चुन के आई हाँ, थी, तो हाँ। उसका क्या मतलब? नहीं, ऐसा हम आपको बताएँ, उस ज़माने में की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो हम लोगों को कहीं अंदाज़ नहीं होता था ऐसा कि कौन-सी सरकार है, किसकी सरकार है। हम लोग सिर्फ़ अपने काम से पढ़ना-लिखना या एक्टिविटीज़ बहुत प्रोग्राम्स हुआ करते थे और ऐसे-ऐसे लोग आते थे, इतना ज़बरदस्त
कहा जाए कि पढ़ने का एटमॉस्फेयर था, रिसर्च का एटमॉस्फेयर था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इस पॉलिटिक्स का तो के बारे में तो हम लोग सोचते नहीं भी नहीं थे कि जबकि आज हम देखें आज देखें या हम मुझे छोड़े हुए भी आप सोचिए कि 87 में मैंने छोड़ा है अलीगढ़। 35-36 साल हो गए। 36 साल 35-36 साल हो गए। तो अगर हम 20 साल पहले या 15 साल पहले की बात करें, तो धीरे-धीरे जो सियासत का एक खराब चेहरा, सियासत तो यूनियन तो वहाँ की स्टूडेंट यूनियन तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, हमेशा। वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे हकीकत में वो आगे चलकर उन्होंने कई पार्टीज़ अलग-अलग पार्टीज़ जॉइन की क्योंकि जो लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है वो हर में तो नहीं होती है। मगर हाँ, जो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स थी उसमें हम लोग खूब बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। बहुत अच्छा लगता था। इतना शानदार इलेक्शन हुआ करता था कि क्या लड़कियाँ और क्या लड़के, बहुत लुत्फ़ उठाते थे हम लोग। बहुत अच्छा लगता था। और आप ये सोचिए कि बाकायदा प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को इलेक्शन में खड़े होने से पहले कई राउंड तक उनको उनकी स्पीच हुआ करती थी। अगर वो उसमें पास हो गए, तभी वो उस ओहदे के लिए के काबिल माने जा सकते थे। अब वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रहीं। अब सियासत ने, और अच्छी सियासत तो नहीं हम उसे कहेंगे, खराब सियासत ने, तोड़-फोड़ की सियासत ने और एक अलग तरह की सियासत ने अपना पैर तो जमा लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और अगर ये कहें कि 15 साल, 16 साल, 17 साल और आज 2023 में जो सियासत ने अपना पैर वहाँ जमाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सियासत का, ऐसी सियासत का तालीम पर बहुत असर पड़ा है। पढ़ने का रुझान कम हुआ है। उल्टी-सीधी पॉलिटिक्स में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं और ये एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक इदारे के लिए, जहाँ से एक अच्छा इंजीनियर निकलेगा, जहाँ से एक अच्छा साइंटिस्ट निकलेगा, जहाँ से एक अच्छा अदीब राइटर निकलेगा, उस चीज़ की कमी होती जा रही है और ये सियासत का असर है। ये आज की सियासत है। हमारे ज़माने में सियासत का कोई भी दखल नहीं था, कोई बोलबाला नहीं था। किसी की अगर वो कोई सियासी लीडर आता भी था, जैसे सर सैयद डे पर आते थे लोग, बड़े-बड़े लीडर्स आते थे, मगर सिर्फ़ तालीम की, स्टूडेंट्स के हौसला बढ़ाने की, उनको आगे बढ़ने की, रिसर्च की ही तकरीर किया करते थे। और आज पॉलिटिक्स में बहुत तब्दीली आ चुकी है और ये इदारा उससे काफ़ी हद तक मुतासिर भी हो रहा है और ये अफ़सोस है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ लिख कर एक अच्छा, कहा जाए कि साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बनने की तरफ उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, उसमें काफ़ी गिरावट और कमी आई है। आगरा की बात करते हैं मैम, आगरा आपके देखे कैसा है? ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1987 में हमने बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट लेक्चरर जॉइन किया उर्दू सब्जेक्ट के लिए। तो अभी हमने ये भी बताया आपको कि आगरा हम पहली बार आए थे। अलीगढ़ से बहुत करीब तो थे, मगर ताजमहल भी देखने कभी नहीं आए थे। कभी ऐसा इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ और बल्कि टूर वग़ैरह पे तो स्टूडेंट्स आते थे, मगर हम नहीं आ पाए। वो थोड़ा हमारा पढ़ने-लिखने का ये सारा रुझान रहा। और जब आगरा आए, तो ज़ाहिर है कि कोई दूसरा जानने वाला नहीं था, तो बैकुंठी देवी में टीचर्स के लिए फ्लैट्स बने हुए हैं, तो हमारी वालिदा और भाई हमें छोड़ने आए थे अलीगढ़ से और फिर वो लोग वापस चले गए, तो हॉस्टल में ही रहने लगे। तकरीबन 10 महीने तक हमने बैकुंठी देवी के टीचर्स फ्लैट में रहे हम। उसके बाद फिर वालिदा आईं तो हमने बाहर किराए का मकान ले लिया और बाहर चले गए। मगर उस वक़्त जो कुछ सामान था अलीगढ़ में, चूँकि हॉस्टल से आए थे, जैसे मैंने बताया, तो वही सारा सामान चल रहा था हमारा। उस वक़्त ज़्यादा तनख़्वाह भी नहीं हुआ करती थी। 700-1600 बेसिक पे जॉइन किया था, तो एक वो ज़माना एक अपना अलग था। ख़ैर बहरहाल जैसा कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों से न चूँकि कॉलेज में जो स्टाफ़ में जो लोग थे,
बातचीत थी, ये था, तमाम तरह की चीज़ें थीं, मगर कल्चर बिल्कुल अलग था और मुझे कहीं बिल्कुल पसंद नहीं था, हकीकत बताएँ आप तो। एक तो न जो थोड़ा ज़ुबान का या बोलने का ये तमाम चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि कभी निकले गए कॉलेज से कि भई कहीं जाना है, तो रिक्शे वाले से कहा कि अरे भई चल रहे हो फलाँ जगह, क्या लोगे? इतना लेंगे पैसा। बैठ गए। अब बैठ गए रिक्शे पे चले। चले तो फिर कहा अरे भैया चूँकि गाज़ीपुर का कल्चर, परवरिश, तो हम लोग तो वहाँ बहुत कहा जाए कि प्यार से बोलते हैं। अरे भैया थोड़ा-सा और आगे छोड़ दो, बस यहाँ नहीं ज़रा से आगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो रिक्शे वाला जो है कहता है, "ए बड़ी बैठी, रिक्शे पर बैठने वाली, ए उतरो।" कह के यहाँ आई थी कि यहाँ उतरेंगे और हम नहीं जाएँगे आगे, उतरो। अरे भाई! बस तो ऐसा लगता था कि जैसे वो गाली दे रहा है। अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं हम उतर रहे हैं। तो शुरू-शुरू में तो ये आवाज़ कानों तक पहुँची, क्योंकि शुरू में जो है रिक्शे वालों से ही मुलाकात हुई, है ना? कहीं भी जाना होता तो रिक्शा करते थे, तो ये अंदाज़ था। तो अब ये चीज़ें इतनी खलती थी, इतनी बुरी लगती थी कि जिसकी इंतहा नहीं। और जब अलीगढ़ जाते थे, हर हफ़्ते पहुँच जाते थे अलीगढ़। अरे भई कैसे रह रही हो वहाँ पे? अरे क्या बताएँ भैया, क्या कहें? वहाँ तो बोली ऐसी है कि ऐसे लगता है कि भैया बस वो डंडा ही हाथ में लेके बात कर रहे हैं। खैर अलीगढ़ की बोली भी लगभग तो नहीं, तो मिलती-जुलती। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि शहर वालों से हम लोग बहुत दूर रहा हाँ, करते बिल्कुल। थे। तो इसलिए वो असर तो आने ही नहीं इंटरेक्शन दिया। हुआ नहीं है। हुआ ही नहीं, हम लोग तो सब अच्छा ही नहीं मानते थे बिल्कुल। डे स्कॉलर से तो अच्छा ये डे स्कॉलर सच बन के वो तो हम लोगों को पसंद ही नहीं था बिल्कुल। हम तो अपना अलग ही रहा करते थे। तो वो ज़बान के बारे में ये मामला रहा। फिर थोड़ा-सा ये रहा कि ने लोगों से जो लोकल लोग थे यहाँ के आगरा के, दूरी बना के ही रखा, क्योंकि अंदाज़ ऐसा हो गया, क्योंकि वही होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन पड़ा वो अच्छा नहीं पड़ा बिल्कुल। तो हमने तो ये मन बना लिया था कि भाई हम इस शहर में रहेंगे नहीं, हम चले जाएँगे छोड़ के। कहीं दूसरी जगह अपना वो कर लेंगे, रहेंगे नहीं यहाँ पर। तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। ज़बान इतनी लठमार ज़बान कि बस पूछिए मत। जबकि हमारे शहर के जो रिक्शे वाले भी हैं, वो बड़े अच्छा तशरीफ़ रखिए, बैठिए, अरे कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो इस कल्चर से आए थे और जहाँ उतरोगी कि नहीं? तो बहुत बड़ा फ़र्क था। तो मन तो उचाट तो था ही कि अब यहाँ से चले जाएँगे। कुछ-कुछ जैसे यहाँ पे पूरब का समझ के रिएक्शन भी होता हाँ, है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पूरबिये बहुत उस तरह से कहा आज भी, जाता है, आज भी अभी भी। बल्कि हम आपको बताएँ कि वो पुरबियों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि देखा जाए, हकीकत तो ये है कि सारे पुरबिया ही चला रहे हैं यहाँ पर। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें और कहीं भी देख लें, पुरबिया भरे पड़े हैं। क्योंकि पुरबिया हिम्मत और मेहनत कश होते हैं। उन्हें जो है ये दिखावेपन पे वो यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते। यहाँ दिखावापन ज़्यादा है, शोबाज़ी ज़्यादा है ना? हम तो आज भी रिक्शे से चले जाते हैं, ऑटो रिक्शे से चले जाते हैं कॉलेज। मुझे तो कोई भी इस बात का एहसास नहीं होता कि गाड़ी से जाएँ, है ना? तो गाड़ी से जाना कोई वो थोड़ी ना है कि उससे हमारी शख्सियत में कुछ अलग से चार चाँद लग जाएगा। इंसान तो वही रहेगा ना, नसरीन तो वही रहेंगी। तो ये चीज़ें तो हमने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर जो महसूस किया कि यहाँ पर शोबाज़ी, दिखावटीपन बहुत ज़्यादा है और लोग दूसरे को भी पॉइंट आउट करते हैं, "अरे भाई तुम्हारी गाड़ी छोटी है, हमने तो बड़ी वाली गाड़ी ले ली है। हमने तो बड़ी वाली गाड़ी ले ली है यार, हमारी तो वो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई। अरे अच्छा तुम इसी गाड़ी में आती हो, तुम बदलोगी कब? अरे भाई।" तो इस तरह की चीज़ें मुझे तो कभी पसंद नहीं रही, हम आपको बताएँ। तो शायद उस तरह से यहाँ के कल्चर में उस तरह से तो नहीं ढल पाए। उसके बाद 91 में ये किस्मत कहिए, हमारी यहाँ पे शादी हो गई आगरे में, जबकि मुझे रहना नहीं था आगरे में। अब जब शादी हो गई नवेद अख्तर सिद्दीकी साहब से, तो एक अच्छा माहौल मिला, अच्छा परिवार मिला। तो शायद जिस तरह से हम रहा करते थे कि पर्दा कभी नहीं किया, साड़ी पहनते थे, तमाम चीज़ें, तो कहीं किसी चीज़ पर इतराज़ नहीं हुआ। हमारी उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कहा जाए उसे कबूल किया गया और फिर वो सिलसिला जो हमारा आगे बढ़ने का था, कदम बढ़ाने का, वो सिलसिला चलता ही रहा और आज भी कायम है उस तरह से।
उसके बाद एक जो चीज़ नई जो हमारे सामने आई तकरीबन 2-3 साल के बाद, यहाँ पर एक मशहूर सूफ़ी शायर गुज़रे हैं, ख़ानक़ाह है उनकी, अल्लामा महकश अकबराबादी। तो इत्तेफ़ाक ऐसा था कि इस बात को भी कहने में मुझे कोई वो नहीं है कि उन्हीं के ख़ानदान की एक ख़ातून उसी पोस्ट पर एड हॉक नौकरी करती थीं, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय में। चूँकि हमारा कमीशन से अपॉइंटमेंट हुआ था और कमीशन बन जाने के बाद जो एड हॉक जो लेक्चरर थे उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये साफ़ लिखा होता था कि जब कमीशन से जिस वक़्त कोई आ जाएगा आपकी नौकरी उसी वक़्त ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ मुकदमा वग़ैरह कर दिया था, कोर्ट हाई कोर्ट में केस वग़ैरह। तो जब मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ ये था चूँकि यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा तो हमें वो उनसियत और अपनाइयत तो मिली नहीं, तो मुझे लगा कि ये उसी ख़ानदान की लड़की हैं तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जबकि मालूम था कि भई एक मरकज़ है और उर्दू अदब का कहा जाए कि मरकज़ है, जाना चाहिए मगर हम नहीं गए। मगर इत्तेफ़ाक से कि 2 ढाई 3 साल के बाद सैयद अजमल अली शाह साहब ख़ुद हम जहाँ पे रहते थे बालूगंज में, ख़ुद ही आए और कहने लगे हमारे वालिद की मुअज़्ज़म अली शाह साहब जो सेंट जॉन्स में पढ़ाते थे, साइकोलॉजी में थे, कि वालिद साहब की ख़्वाहिश है कि आप आएँ घर पे। तो एक प्रोग्राम था, तो हम आए फिर। एक किताब का रस्म इजरा था, तो जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भई 2-3 साल हो गए और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैंने बरजस्ता यही कहा कि वजह ये थी इस वजह से हम आपके पास यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये गलतफ़हमी आप अपने दिल से निकाल दीजिए, चूँकि हम लोग भी इसके फ़ेवर में नहीं थे। मुअज़्ज़म अली शाह साहब ने खुद कहा और वो अपनी ही मर्ज़ी से वो हाई कोर्ट चली गईं, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए था। तो हम लोग शर्मिंदा हैं इस चीज़ के लिए। तो शायद वो दिन और आज का दिन हम जुड़े रहे मैं उस आस्ताने से और उसके बाद 1992 में महकश अकबराबाद बज़्म महकश की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी गई और हमसे पहले अमीर अहमद एडवोकेट साहब इसके जनरल सेक्रेटरी थे और फिर बाकायदा तौर पर 1992 में बज़्म महकश ने अवार्ड देने का काम शुरू किया, तो और फिर हमें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो तकरीबन 92 से 2023 अब है तक बज़्म महकश के हम जनरल सेक्रेटरी हैं 30 और साल। हाँ, 30 साल हो गए और ये समझिए आप कि ये वाहिद आगरे में जो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली और थोड़ा अदब से जुड़कर काम करने का मौका मिला, तो यहीं से मिला कि हाँ, जो कुछ भी हुआ, यहाँ से हुआ। तो बाकायदा तौर पर एक अवार्ड शुरू किया गया और ये अवार्ड पहला अवार्ड 1993 में दिया गया, महकश अवार्ड। बज़्म महकश के बड़े कहा जाए कि ख़ास एक तरह से एक महफ़िल जो सूफ़ियाना महफ़िल तो होती ही है और शहर के तमाम लोग मैंने ये देखा कि उसमें कोई ये फ़र्क नहीं होता कि मुसलमान हैं और या किसी मज़हब हर मज़हब व मिल्लत के लोग बहुत खुशी से, बहुत एहतराम से उस महफ़िल में आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ मुझे फिर ये एहसास नहीं होता कि आगरा कुछ बँटा हुआ है। ऐसा लगता है कि आगरा पढ़े-लिखों का जो मरकज़ हकीकत में था, जहाँ मीर तक़ी मीर पैदा हुए, जो खुदाए सुख़न मीर तक़ी मीर की बात करें, 300 सालाना जश्न भी अभी मनाया गया है अलीगढ़ में। तो मीर तक़ी मीर जैसा शायर जिसकी सरज़मीन आगरा रही, बड़े फ़ख्र की बात है इस सरज़मीन को। और उसके बाद गालिब की बात करें, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब यहाँ पैदा हुए और आज जिस इलाक़े में हम रहते हैं कलां महल, वो सारा वही इलाक़ा है। कश्मीरन गली की बात करें तो ये सारे वही इलाक़े हैं। तो धीरे-धीरे जो जैसा मैंने शुरू में बताया यहाँ की सड़कों के बारे में, लोगों के बारे में बहुत उचाट तबीयत थी। धीरे-धीरे जब अदब की तरफ की गहराई की तरफ हम उतरते चले गए, तो फिर हमें ऐसा लगा कि इस सरज़मीन पर बहुत कुछ है और उन चीज़ों को संजोने और समेटने की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, जो बहुत सालों से अछूता पड़ा हुआ था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था उस तरफ। वहाँ
हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो फिर शादी भी हो गई थी, तो फिर हमने कहीं जाने का इरादा ही पूरी तरह से छोड़ दिया। तो हम अवार्ड आपको बता दें, प्रोफ़ेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी, प्रोफ़ेसर उन्वान चिश्ती, प्रोफ़ेसर मुग़ीसुद्दीन फ़रीदी, प्रोफ़ेसर गोपीचंद नारंग, जनाब कालिदास गुप्ता रिज़ा, ख्वाजा हसन सानी निज़ामी, डॉक्टर खलीक अंजुम, प्रोफ़ेसर निसार अहमद फ़ारूक़ी, प्रोफ़ेसर शहरयार, सरदार हरभजन सिंह थापर, प्रोफ़ेसर मलिकज़ादा मंज़ूर अहमद, प्रोफ़ेसर कमर रईस, डॉक्टर पंडित आनंद मोहन ज्योतिषी गुलज़ार देहलवी, प्रोफ़ेसर फ़ज़ले इमाम रिज़वी, प्रोफ़ेसर शमीम हनफ़ी, प्रोफ़ेसर सुग़रा मेहदी जो पहली ख़ातून थीं जिनको मैकश अवार्ड मिला। आपके बाद? हाँ, मेरे बाद। प्रोफ़ेसर अब्दुल सत्तार दलवी, डॉक्टर अज़ीज़ बरनी, सहारा वाले, इफ्तिख़ार इमाम सिद्दीकी जो शायर मैगज़ीन रिसाला निकालते थे, 100 साल तकरीबन हो गए हैं उस रिसाले को। उसके बाद प्रोफ़ेसर आज़र दुख सफ़वी, पद्मश्री प्रोफ़ेसर अख्तरुल वासे, पद्मश्री प्रोफ़ेसर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, प्रोफ़ेसर एमेरिटस अब्दुल हक, इन तमाम लोगों को मैकश अवार्ड दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि हमने हिंदुस्तान के उन तमाम अदीब व शुअरा को यहाँ पर आगरे में बुलाकर और उनको मैकश अवार्ड दिया गया। धीरे-धीरे देखा जाए तो इस अवार्ड की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ी और पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी, जहाँ अभी मैंने आपको बताया कि मीर और गालिब की सरज़मीन जहाँ पे ख़ामोशी छाई हुई थी, यहाँ से इस बज़्म से लोगों में दिलचस्पी धीरे-धीरे पैदा होनी शुरू हुई और ये अवार्ड हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाना-पहचाना जाता है। तो ये सिलसिला कायम है और ज़ाहिर है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी सदर बज़्म मैकश के सैयद अजमल अली शाह साहब और उनके साहबज़ादे फ़ैज़ी बहुत ख़ास कहा जाए कि एक तरह से शफ़क़त के साथ, बहुत सादगी के साथ अजमल भाई का उसमें ताउन रहता है पूरी तरह से और ये ख़ास बात है कि लोगों को अवार्ड देने के लिए सिफ़ारिशें होती हैं, मगर ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कोई सिफ़ारिश नहीं होती। जो नाम हम अजमल भाई के सामने रख देते हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आपने जो सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा। तो ख़ास उस दूसरी बात ये है कि मेहमान नवाज़ी का जो एक बाकायदा जो यहाँ पर जितने लोग आए, वो हमेशा मेहमान नवाज़ी की बहुत तारीफ़ आज भी करते हैं। इन तमाम लोगों के ख़ुतूत मेरे पास मौजूद हैं, लेटर्स मौजूद हैं, चाहे आनंद मोहन गुलज़ार देहलवी साहब हों, कमर रईस साहब हों, इन तमाम लोगों के ख़ुतूत मेरे पास हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि शहर में बहुत कुछ बिखरा हुआ नज़र आया और आज भी है। जैसे जहाँ पर गालिब की हवेली थी कला महल, वहाँ पे एक गर्ल्स इंटर कॉलेज चलता है। अभी कुछ टाइम पहले हम नाम नहीं लेंगे उन साहब का, उन्होंने जब मैंने कुछ गालिब के बारे में ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपसे एक सवाल करना था कि इंद्रभान गर्ल्स कॉलेज जो ये झूठ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है गालिब की हवेली थी। तो हमने कहा नहीं आपने पढ़ा नहीं है ठीक से। तो वो थोड़े कहा जाए कि अच्छे उम्र-दराज़ ही शख़्स हैं। तो उन्होंने उनके सवाल को मैंने कहा हमने कहा आपका मुताला ठीक से नहीं है, गालिब के बारे में सुनी-सुनाई बातों को मत कहिए और एक किताब जो उनके शागिर्द थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी है जो सवाने हयात है, बायोग्राफ़ी है गालिब की, यादगार गालिब के नाम से। यादगार गालिब जो लिख दिया हाली ने, गालिब के मुतालिक वही दस्तावेज़ है, वही तारीख़ है। उसकी एक-एक लफ्ज़ को पूरी दुनिया इनकार नहीं कर सकती है, चूँकि वो गालिब के साथ उठते-बैठते थे, हाली शागिर्द थे उनके, करीब थे, तो जो कुछ उन्होंने देखा, सुना, गुफ्तगू तमाम चीज़ें उन्होंने उसमें लिखा है। तो बात करें और किसी ज़माने में हमने ये भी सुना, अमर उजाला में अब वो दुनिया में नहीं रहे, कि गालिब यहाँ पैदा ही नहीं हुए थे। ये भी कह दिया लोगों ने। उस पर बाकायदा यहाँ सेमिनार हुआ
और ये बताया गया कि गालिब यहीं पैदा हुए थे। तमाम ये जगहें जो हैं जहाँ राजा बलवान सिंह से जो पतंग लड़ाया करते थे, वो जगह, वो सारा ये चिट्ठियों में बातें हैं, सब कैसे ये कैसे कोई है। कह पता सकता नहीं लोग कह देते हैं, मतलब वही वाली बात है ना कि झूठ उड़ा दो, कोई जवाब नहीं मिलेगा तो झूठ सच हो जाएगा। बहरहाल ये तो बात रही। उसके बाद अगर इस सरज़मीन की कहा जाए कि हम उसको देखें ख़ासियत को, तो एक वो शायर जो जन कवि है, अवामी शायर है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पैदा तो आगरे में नहीं हुए, मगर अपनी नानी और वालिदा के साथ आगरे आ गए, और आगरे आ गए और ताजमहल के गोशे में एक कहा जाए नीम के पेड़ के नीचे जो उनकी एक छोटी-सी जगह थी, एक छोटा-सा कमरा था, वहाँ रहा करते थे और उस यादगार मोहब्बत की अलामत को निहारा करते थे, देखा करते थे। कई लोगों ने इनको बुलाया नज़ीर अकबर आबादी को कि आप आ जाएँ हमारे यहाँ, इनकार कर दिया उन्होंने, कहीं नहीं गए और आगरे को ही की सरज़मीन में दफ़न हुए। और एक बार सोचा कि थोड़ा देखते हैं, तो तांगे पर बैठकर जब चले, तो जैसे-जैसे ताजमहल नज़र से ओझल हो रहा था, उनकी तबीयत घबरा रही थी और जब पूरी तरह दिखना बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि बस तांगा मोड़ो और वापस ले चलो, हम ताजमहल के साये से कहीं अलग नहीं हो सकते। तो चूँकि ताजमहल जो दुनिया में मशहूर है और शायद अगर आप गैर ममालिक में जाएँ, हमें भी कई जगह जाने का मौका मिला, तो हिंदुस्तान को लोग ताजमहल से जानते हैं, ऐसा नहीं है। चूँकि शायद अगर ऐसा नहीं होता, एक मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल में जाकर आप बैठें और आप देखें और ये सोचें कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया तो क्यों बनवाया? मुमताज़ महल की याद में और उस झरोखे से देखा करते थे। तो हम इस तरह की जो इमारतें हैं, जो मुग़लों ने तामीर की हैं, हमें उसकी उसकी कहा जाए कि जो एक-एक चीज़ जो जिस तरह से बनाई गई है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो बड़ी बारीकी और ख़ास चीज़ें हैं। जो मीनाकारी है या जो संगमरमर पे जो काम है, उस पर आप रिसर्च करें, आप देखें उसको। आज भी इनले वर्क या तमाम इस तरह के काम आगरे में होते हैं। संगमरमर के बड़े-बड़े खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं, जो एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ के लोग तो सिर्फ़ काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं और हथौड़ियाँ चलाते हैं, हाथ उनके थक जाते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा मुआवज़ा भी उन्हें नहीं मिलता है, मगर वो हुस्न, वो खूबसूरत चीज़ बनाकर दूसरे मुल्कों को बेची जाती हैं, जहाँ लोग बहुत अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। शान उनकी बढ़ती है, कहाँ की चीज़ बनी हुई है। मगर अफ़सोस ये है कि यहाँ हमने ये देखा, आज भी हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर किसी ज़माने में दारुस्सल्तनत था, जहाँ यहाँ से हुकूमत किया और तमाम चीज़ें और तमाम अगर आप हकीकत में अगर आप बिल्कुल इस चीज़ को अलग हटाकर एक ईमानदारी की नज़र से अगर आप देखें, तो हकीकत में जो मुग़लों ने किया है, जो चीज़ें यहाँ आज भी हैं, जहाँ लोग देखने आते हैं, हमें तो कहीं दूसरा ऐसा नज़र नहीं आता है, जिस तरह से वो हुआ। तो हमें कद्र करनी चाहिए, अपनी तारीख़ को दोहराना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहज़ीब है, जिस तहज़ीब से हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों में पहचाना जाता है, ख़ास तौर से आगरा का तो बड़ा ख़ास मुक़ाम है। आगरा जो है लुट गया, छावनी बन गया, दोबारा आबाद हुआ, है ना? तो और कभी यहाँ पर किसी तरह की 91 में कुछ हालात ख़राब हुए। जब से यानी 87 से हम आगरे में हैं, तो मैंने इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं देखी। माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है, मगर फिर भी यहाँ के लोग मिल-जुल कर रहते हैं। शायद ऐसी नौबत ना आने पाए कि आपसी मनमुटापा हो। तो ये तमाम चीज़ें धीरे-धीरे लोग जो समझदार हैं, चूँकि नज़ीर जैसा शायर इस सरज़मीन पर रहा, जिसने सिर्फ़ जोड़ने का काम किया और जो खुद बनियों के लड़कों को पढ़ाने जाया करते थे टट्टू पे बैठकर। जहाँ पे तवाइफ़ें कोठे से फ़रमाइश कर दिया करती थीं या चलते-चलते लोग फ़रमाइश किया करते थे, तो रुक के नज़्में लिख के दिया करते थे। तिल के लड्डू लिख के दे दिया, उसके तिल के लड्डू ज़रा-सी देर में बिक जाते थे। तो ये माहौल जहाँ रहा आगरे का, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है
जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को कि इत्तेहाद क्या है, मोहब्बत क्या है, इंसानियत क्या होती है, तो वो उनको ज़रूर याद करते हैं। नज़ीर अकबराबादी को ज़रूर याद करते हैं, गालिब को ज़रूर याद करते हैं, मीर की शायरी को ज़रूर याद करते हैं। जब मीर एक बार पलट कर आए आगरा, तो उस वक़्त बहुत वीरान, लुटा-पुटा सा था, बड़ा अफ़सोस हुआ उनको। मैम, मैं आपसे अंत में 2 सवाल बस ये पूछना चाहता हूँ कि अ, मैं भी क पिछले कुछ समय से आगरे से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे देखने में आगरे में जो लिटरेचर का माहौल है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, हिंदी लिटरेचर कम से कम नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू उर्दू लिटरेचर आपके देखने में पिछले 30-35 सालों में कैसा रहा है, या पहले की भी बताइए, अभी भी स्थिति क्या है? अ, देखिए जब मैंने ज्वाइन किया था तो 3 स्टूडेंट लड़कियां थीं हमारी क्लास में। तादाद तो ज़ाहिर है 3 तो बिल्कुल ना के बराबर। मगर एक जो 87 से और 2023 तक जो उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, वो बहुत गौर करने की है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं और उनके घर का माहौल नहीं है। एडमिशन के वक़्त, दाखिले के वक़्त जब उनसे ये कहा जाता है आप उर्दू ले लीजिए सब्जेक्ट, तो लड़की का तो जवाब होता है कि हमें नहीं आती उर्दू। वालिदैन में भी अगर वालिद हैं या वालिदा हैं, अरे नहीं, नहीं, नहीं उर्दू नहीं आती है। तो ये अफ़सोस के साथ आगरा वालों से मुझे ये कहना पड़ रहा है और हमेशा कहते हैं कि उर्दू का माहौल, जबकि उर्दू उनकी मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान क्या होती है ये तक पता नहीं है, मातृभाषा क्या है नहीं पता है। तो उर्दू का माहौल यहाँ के जो लोग लोकल रहने वाले हैं, बिल्कुल नहीं है। ज़बान दुरुस्त नहीं है। तो हम उनसे ये कहते हैं कम से कम उर्दू पढ़ लो कि अगर पढ़े लिखे घर में शादी हो गई और गलत बोलोगी तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मगर इस बल्कि बात बोलने में उर्दू मतलब ठीक-ठाक उर्दू का वो नहीं, है। नहीं, नहीं है बिल्कुल, नहीं? नहीं है। अच्छा। हाँ, चूँकि हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम 87 से लेके 23 तक की बात कर रहे हैं। एक लंबे वक़्त की बात कर रहे हैं। मुझे इतने सालों में कोई भी ऐसा हकीकत में जो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ के भी लड़कियाँ आती हैं, उनका भी यही हाल है। शायद ऐसा लगता है कि घर वालों ने उर्दू पढ़ने की जो दिलचस्पी एक होनी चाहिए, एक ज़बान सीखने की होनी चाहिए, वो माहौल नहीं दिया है। ये कमी है यहाँ के लोगों की और इस कमी को मैं हमेशा हम कहते हैं। अच्छी हिंदी भी नहीं आती है, अब हम उर्दू की ही बात हमने किया, अब हम हिंदी की भी बात कर रहे हैं। उन्हें हिंदी भी नहीं आती तो फिर है, वो बोलते क्या हैं? टूटी-फूटी बिल्कुल मतलब ऐसे कि हम आपको ओए सुनना, ले लो, मैडम ठीक हो तुम? मैडम तुम मिली नहीं कल। ये ज़बान है, ये ज़बान है, यहाँ की लोकल। अरे! हम लोग टोकते रहते हैं, भई ये तरीक़ा है बोलने का, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। आज भी यही हालत है। हम तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, जिनसे गुफ्तगू होती है, जो क्लास में होते हैं, उनकी ज़बान ये है। मगर उन स्टूडेंट्स में अगर जज़्बा होता है सीखने का, तो यकीनन जो है बहुत इम्प्रूवमेंट करते हैं वो। चाहे वो हम सिर्फ़ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स भी, जिन्हें दिलचस्पी है कहते हैं मैडम हम ये मुझे अच्छा लगता है ये ज़बान, हमें जो है आप बता दीजिए ये कैसे इसको बोलेंगे, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो जो दिलचस्पी है, जो समझते हैं, हकीकत में वो उनका रुझान होता है और वो सीख के निकलते हैं। ऐसा नहीं है मगर जो आम तौर पर अगर देखा जाए, तो यही हालत है यहाँ पर और इसमें वालिदैन की भी कमी है, ज़्यादा कमी है वालिदैन की। कि वो उनको उस रास्ते पे नहीं डालते हैं, बच्चों को कि कम से कम हिंदी भी शुद्ध आ जाए, उर्दू ज़बान भी सही तरह से वो बोल पाएँ, इस तरफ तवज्जो हकीकत में नहीं है। जो पेरेंट्स की, गार्जियंस की कमी है, जो मैंने महसूस किया है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आगरे में ख़ास तौर से। अगर हम पूरबिया उस तरफ की बात करें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमें ज़्यादा ये चीज़ हमेशा मिलती है। दूसरा सवाल आपने अ किया था अ, उर्दू लिटरेचर की ट्रेडिशन, हुँ। मतलब उर्दू राइटर्स यहाँ पे जो लेस नोन हैं, उनके बारे में कुछ?
अ, बड़ा मुश्किल है कहना कि आगरा जो मरकज़ था, जो सेंटर था, जहाँ की तारीख़ को अगर हम उर्दू की कमाल है, मैंने एक मज़मून लिखा है आगरा और आगरा की जो तारीख़ रही है, उर्दू के हवाले से, जो यहाँ पर कैसे-कैसे तो रिसाले यहाँ निकलते थे। अगर अभी सहाफ़त को 200 साल हो गए, उर्दू जर्नलिज़्म को, उर्दू सहाफ़त की बात कर रहे हैं, 200 साल पूरे हो गए। ऐसे-ऐसे रिसाले, ऐसे-ऐसे अख़बार यहाँ से लोगों ने निकाले हैं, जो हकीकत में हम आपको बता नहीं सकते। और ऐसा नहीं था कि सारे मुसलमान थे, नॉन मुस्लिम्स इतने हैं, क्योंकि उस वक़्त ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं था। अभी तो वो बना दिया गया कि मुसलमानों की ज़बान है, हिंदुओं की ज़बान नहीं है, मगर हमें अफ़सोस है, हम तो खुशी-खुशी कहते हैं कि अच्छे तो हम ही हैं ना कि हमें उर्दू भी आती है और हिंदी भी आती है, संस्कृत भी समझ लेते हैं और फ़ारसी भी थोड़ी बहुत आती है। तो हम ज़्यादा अच्छे हुए या आप ज़्यादा अच्छे हुए? ज़बान सीखने में कोई इस तरह का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ज़बान तो एक मीडियम है, एक ज़रिया है अपने दिल की बातों को जो हम महसूस करते हैं उसको दूसरों तक पहुँचाने का। तो यहाँ कोई मज़हब बीच में नहीं आना चाहिए, मगर एक लाइन खींच दी गई है और अफ़सोस है इस बात से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ज़बान तो सिर्फ़ एक ज़रिया है, ना वो हिंदू की ज़बान है, ना मुसलमान की ज़बान है। अगर हम हिंदू राइटर्स की बात करें जो उर्दू में हैं, तो लंबी फ़हरिस्त है। कहाँ तक आप सुरूर जहाँ, रघुपति सहाय, फ़िराक गोरखपुरी को ही आप ले लीजिए, कौन नहीं जानता उनको, हैं? आप देख लीजिए और ऐसे कितने नाम हैं, पंडित आनंद गुलज़ार मोहन दहलवी। ज्योतिषी, गुलज़ार देहलवी को आप देख लीजिए। वो फ़ख्र करते थे उर्दू ज़बान पर, उनकी नज़में बड़ी शानदार हैं, जो उन्होंने लिखी हैं, दिलो-जान से फ़िदा थे उस ज़बान पर, हैं? और तकरीबन 95-98 साल तक उन्होंने उर्दू की खिदमत किया है। गोपीचंद नारंग को देख लीजिए, जो बहुत बड़ा नाम है। ज्ञानचंद जैन को देख लीजिए, बेशुमार नाम है। चकबस्त को आप देखिए, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त को, जिन्होंने हुब्बुल वतन जो उनकी नज़्म है, क्या ज़बरदस्त नज़्म है। हुँ? तो हम किसकी बात करें? सुरूर जहाँ आबादी को देखिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपना ओढ़ना-बिछौना उनका उर्दू था। मुंशी प्रेमचंद को देख लीजिए, उन्होंने हिंदी तो बाद में सीखी है, हिंदी में लिखना तो बाद में शुरू किया है। शुरू में तो सारी उनकी तहरीरें उर्दू में हैं। तो क्या कहेंगे आप? ज़बान के साथ किसी तरह का बर्ताव मज़हब को लेकर, हिंदू-मुस्लिम को लेकर नहीं होना चाहिए और जो लोग कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ज़बान तो सिर्फ़ एक ज़रिया है अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का, और ज़बान की जो शीरीनी है, शायद उसमें जो मिठास है, ये मिठास अगर ना होती, तो कब का इसका गला घोंट दिया गया होता। मगर कुछ ऐसी बात है कि ज़हर देने के बाद भी ज़हर भी मीठा हो जाता है, वो भी शीरीं हो जाता है और वो इंसान बच जाता है, मरता नहीं है। यही उर्दू के साथ है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद आपने इतना समय दिया।